और मराठे 3 में लड़ रहे थे, तब मराठों ने दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश की। मराठों ने कहां कब्जा करने की कोशिश की? तब दिल्ली को यदि किसी बंदे ने बचाया था तो वो बंदा था डेविड ऑक्टरलोनी। दिल्ली को बचाने वाला आदमी कौन था? तो मुगल बादशाह बड़ा राजी हुआ, क्योंकि मुगल बादशाह कहां रहता था? अपना दिल्ली। मुगल बादशाह राजी हुआ और मुगल बादशाह ने कहा यार शाबाश डेविड ऑक्टरलोनी, तूने यार हमारी दिल्ली को 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? कौन सी छावनी से? कौन सी छावनी से? क्रांति के पीछे लड़कियों का हाथ है। उस दिन वो लड़कियां डायलॉग नहीं दे तो भारत में क्रांति। अब इन्होंने अब ये तो बहुत वो वैसा हुआ ना, मतलब अचानक ही हो गया सब कुछ, आपने कुछ सोच ही नहीं रखा, स्पॉन्टेनियस। आप गए मार्केट में, आपके साथ ये घटना हुई, आप आए, आपने ये कर दिया। अब क्या करें? तो अब उन फौजियों में से कोई एक नेता बना और उसने कहा कि अब जैसे मेरठ की छावनी में अंग्रेजों का राज खत्म, बाकी अंग्रेज भाग भूग गए बापड़े, अंग्रेजों को लूट लाट लिया इन्होंने, अब जैसे मेरठ की छावनी में अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, अब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म कर देंगे। किसी दूसरे ने पीछे ना लगा, हाँ कर देंगे कर देंगे। तो कोई समझदार एक आधा फौजी था, उसने कहा अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, फिर किसका राज आएगा? कहा वही आएगा जो पहले था। पहले क्या था? पूछो पूछो पहले क्या था, पहले क्या था? तो इनका पहले अपने यहां मुगल बादशाह बनते थे। कौन बनते थे? फिर मुगल बादशाह को तो बापड़े को लाल किले में बंद कर दिया और अंग्रेज राज करने लग गए। मुगल बादशाह के हाथ में पावर है नहीं, वो लाल किले में चुपचाप बैठा रहता है। तो कहा उसको वापस बनाते हैं अपने। उस मुगल बादशाह कहते हैं पावर देते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के वापस राज कर ले। तो मुगल बादशाह कौन है ये तो पता ही नहीं कौन है। चलो दिल्ली चल के देखते हैं। तो 10 मई को सारे के सारे कहां की तरफ निकल गए? दिल्ली। 11 को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की जनता बड़ी हैरान कि यार है कौन, इतने फौजी एक साथ कहां से आए? दिल्ली में टावर, छोटे छोटे बच्चे सारे इनके पीछे और कह रहे फौजी आ गए, फौजी आ गए। ये सब हथियार ले लेके आगे चले। ये घुसे लाल किले में। लाल किले में गेट कीपर खड़ा था। गेट कीपर ने कहा भाई कौन हो, किधर जा रहे हो? कहा हमें मुगल बादशाह से मिलना है। उसने कहा रुको, ऐसे नहीं मिल सकते, मुगल बादशाह से खड़े हो, पहले मैं अंदर जाके साहब से पूछता हूं मिल सकते हो या नहीं मिल सकते हो। उन्होंने पूछ, फटाफट पूछ तेरे साहब से। तो साहब का नाम क्या? नाम तो बता साहब का। तो कहा बहादुर शाह जफर है नाम का। सबको बताया बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह याद कर लो, अंदर वो बैठा हुआ है। अंदर गेट कीपर गया बहादुर शाह जफर के पास। उसने बहादुर शाह जफर को जाकर, अंदर बाहर को 400 एक आदमी है और वो करे हमें मुगल बादशाह से मिलना है, और वो ऐसी बहकी बहकी बात करे, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, अब बहादुर शाह जफर का राज आ गया। बहादुर जफर ने कहा उनको कह दोगी मैं नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन है, बाहर से भेज। सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया। इतने में तो आए गए, ऊपर ही आ गए। उसने किससे नहीं मिलना, हम मिलेंगे और तू हमारा मुगल बादशाह है, अंग्रेजों का राज खत्म है, आज के बाद तेरा राज है। नारे लगा दो रे, हमारा बादशाह कैसा हो? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह कहा रुको यार, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहा अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस मुगल साम्राज्य स्थापित करेंगे, तेरे को बादशाह बनाएंगे। बहादुर शाह का नहीं बनना, मेरे को अंग्रेज पेंशन देते हैं। बहादुर शाह अंग्रेज क्या दिया करते थे? मेरे को अंग्रेज पेंशन देते हैं, तुम्हारे चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, मैं नहीं बनूंगा, बाहर निकलो यहां से। तो एक फौजी ने बहादुर शाह पकड़े बाल और बंदूक लगाई। कहा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाल तो बकवास कर रहा है, हम कह रहे हैं बनेगा तो बनेगा। तो बहादुर शाह सरेंडर किया। उसने काली गांव हूं तुम्हारी, मैं मुगल बादशाह हूं, मैं मुगल बादशाह हूं तुम्हारा। पर एक बार लुगाई टापरों से तो पूछ लूं अंदर जाके। तो अंदर बेचारा अपनी वाइफ से पूछने के लिए गया। उसकी वाइफ थी जिन्नत महल। क्या नाम था? और वो जिन्नत महल से पूछने के लिए गया कि जिन्नत महल तू बता, ऐसे बाहर को 400 आदमी, मैं तो खुद नहीं जानता कौन है, बंदूक लगा के करे बादशाह बन, तो बनूंगा ना बनूं? और जिन्नत महल के मन में कई विचार आए। और जिन्नत महल का बादशाह, एक बार फिर वही राज आएगा जैसे बादशाह अकबर कभी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था या अपने महल के कोने में जाके खड़ा होता, नीचे दिल्ली की जनता देखने आती बादशाह को सुबह सुबह, और बादशाह झरोखे में खड़ा होकर हाथ हिलाता, झरोखा दर्शन। बादशाह क्या दिया करता? दिल्ली की जनता देखने आती कि भाई बादशाह को देखने के लिए चलना है। एक बार फिर वही राज आएगा, मैं और बहादुर शाह दोनों खड़े होकर झरोखा दर्शन देंगे। अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का रेस्टिकेशन अपने ऊपर नहीं हो। और उसने बहादुर शाह का प्लीज बन के देखो तो एक बार। जिन्नत महल के कहने पे बहादुर शाह बाहर आता है और बहादुर शाह कहता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं? बादशाह। तो 11 मई को बहादुर शाह को क्या घोषित कर दिया गया? क्रांति की शुरुआत कब हुई? कौन सी छावनी से? कौन सी छावनी से? मेरठ की छावनी से। सबसे पहले क्रांति करने वाला सिंगल बंदा कोई है, वो तो कौन था आपके? ये कौन सी छावनी का है?
तो याद रखना, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था, लेकिन क्रांति जिसको हम कहते हैं भाई जहां से ढंग से शुरू हुई है, वो कौन सी छावनी से हुई है? पर मंगल पांडे बाद में इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि बाद में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करता, अंग्रेज उसको कहते पांडे। अंग्रेज क्या कहते? तो अंग्रेजों की मेरी कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई है, तो अंग्रेज अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, अंग्रेजों का अफसर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि आज हमने 1000 पांडे मार दिए। इसका मतलब 1000 क्रांति करने वाले लोगों को मार दिया। क्रांति करने वाले लोगों को सबको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पांडे। कुल मिला कहने की बात यह कि क्रांति की शुरुआत फौजियों ने की। क्रांति की शुरुआत किसने की? क्योंकि फौजी किस बात से परेशान थे? चर्बी वाले कारतूस। किस बात से परेशान थे? अच्छा, फिर तो उनके साथ सारे जुड़ गए भाई। बहादुर शाह जफर तो फौजी नहीं है, बहादुर शाह जफर भी जुड़ा उनके साथ, झांसी की रानी भी उनके साथ जुड़ी, बेगम हजरत महल जुड़ी, नाना साहब जुड़े, जनता जुड़ी, महिलाएं जुड़ी, बच्चे जुड़े, लेकिन शुरुआत करने वाले यदि कोई लोग थे तो कौन थे? फौजी। कहां पे रहते? फौजी जहां रहते हैं उस जगह क्या बोलते हैं? छावनी। तो भारत की क्रांति छावनियों में हुई थी। 57 की क्रांति किस में हुई थी? छावनियों के अंदर हुई थी। इसका मतलब राजस्थान में भी क्रांति होगी तो कहां पर होगी? छावनियों में। राजस्थान में क्रांति के टाइम में 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? कितनी छावनी थी? ये लाइन लिखो अपने, काम की बात ये लिखो। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। देयर वर 6 ब्रिटिश मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, लिख लो। देयर वर 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवा। कौन कौन सी दोबारा बताओ देंगे? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। नसीराबाद पड़ता आपका अजमेर। नसीराबाद कहां पे? लिख लो कोष्टक में अजमेर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थोड़े याद रहने चाहिए। नसीराबाद कहां पड़ता है? अजमेर। अगला कौन सा है? नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश में। नीमच कहां पे है? मध्य प्रदेश। अब जैसे ही ये हम कहते हैं कि नीमच कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश, आपके भी सवाल उठता है कि सर आपने तो ऊपर लिखा है राजस्थान में 6 छावनी है और नीमच तो कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। पर मैंने कहा था कि अंग्रेजों के टाइम राजस्थान का मतलब सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। राजस्थान का मतलब क्या हुआ करता था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न। तब तो ये राजस्थान का पार्ट था, है ना। मुझे याद है मेरे से एक बार वो आरएस का इंटरव्यू था और उसके अंदर उन्होंने ये सवाल पूछा कि राजस्थान में 57 में कितनी छावनियां थी? 6। नाम बताओ जेंटलमैन उनके। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर। मैं जैसे नसीराबाद के बाद नीमच बोला, नीमच का तो उसने रुको रुको रुको, क्या तुम नहीं जानते नीमच मध्य प्रदेश में आता है? जी सर, नीमच मध्य प्रदेश में आता है। तो जेंटलमैन क्वेश्चन दोबारा सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं राजस्थान में कितनी छावनियां थी? जी सर। आज का यदि राजस्थान मानते हो तो 5, पर जब आप 57 की क्रांति की बात पूछ रहे हो तो राजस्थान का मतलब सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट है और उस टाइम नीमच अपना पार्ट हुआ करता था। इसका मतलब नीमच वाली छावनी भी अपनी। यूं तो कल को हो सकता है राजस्थान के 4 पार्ट और कर दे, पर जिस समय की आप मेरे से बात पूछ रहे हो उस समय नीमच कहां आता था? अपने राजस्थान। और वैसे भी नीमच अपने राजस्थान के बहुत नजदीक है। चित्तौड़गढ़ वाले तो आधे से टाबरों का ननियाल नीमच है। अपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के कई बार बच्चे आगे मेरे को बताते हैं कि सर हमारे से तो बड़ी सादड़ीर, छोटी सादड़ीर, ये 2-3 तहसीलें ऐसे। तो वो बच्चे आगे बताते हैं कि सर प्रतापगढ़ दूर पड़ता है, नीमच नजदीक है, और हम सारे सामान लाने के लिए नीमच जाते हैं। तो नीमच अपने बहुत नजदीक की एक वो छावनी पड़ा करती थी। तो नीमच आज मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस टाइम में किसका हिस्सा हुआ करता था? अपने राज्य। पहले पड़ गई बात। तो नीमच किस में हो गया आपका? मध्य प्रदेश। देवली पड़ता है टोंक। देवली कहां पड़ता है? टोंक। एरिनपुरा पड़ता है पाली। पाली और सिरोही के बॉर्डर पर है एकदम एरिनपुरा। अब डिस्ट्रिक्ट पाली लगने लग गया। ब्यावर पड़ता है अजमेर। ब्यावर कहां पर पड़ता है? अच्छा। खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। एक चीज नोटिस करो आप, अजमेर में 2 छावनी है। अजमेर में कितनी छावनी है? क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य अड्डा राजस्थान में कौन सा है? अजमेर की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अंग्रेजों का एजीजी वहां पे रहता है। एजीजी रहता है तो वहां पर परिवार भी रहते होंगे अंग्रेजों के। अकेला आपसे तो रहता नहीं, उनके परिवार रहते हैं। परिवार तो वो पढ़ेंगे कहां पे?
तो उनकी स्कूल वहां पर है, उनके हॉस्पिटल वहां पर है, तो हॉस्पिटल है तो डॉक्टर वहां पे रहते हैं। अंग्रेज जहां रहेंगे वहां चर्च होंगे, चर्च होंगे तो उनके पादरी रहेंगे। तो अजमेर की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी थी, इसलिए अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 छावनियां हैं। कौन कौन सी छावनियां? नसीराबाद छावनी, एक छावनी कौन सी है? अच्छा, देवली वाली छावनी है ना, ये अपने बाद में भी बहुत काम आई थी। देवली छावनी अंग्रेजों ने बनाई कोटा के लिए। किसके लिए बनाई? मैं कल बता रहा था भाई, पूरे राजस्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अब अंग्रेजों की। तो इधर कोटा बूंदी ये वाले जो है, इनकी रक्षा कैसे करेंगे? तो कहा देवली में एक छावनी बना दो, यहां पर अपनी फौज छोड़ देंगे, और वो जो फौज होगी वो कोटा बूंदी को जब भी आवश्यकता होगी तब इनकी क्या कर देगी? रक्षा कर देगी। तो इधर वालों के लिए देवली छावनी हुआ करती। पर देवली छावनी बाद में बहुत काम आई थी अपने। अंग्रेजों के टाइम की छावनी बनी हुई। 1962 देश आजाद हो गया, 1962 देश आजाद हो जाता अपना। देश आजाद होने के बाद में भी जब चाइना के साथ अपना युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था? तो हमने कई चाइनीज पकड़े थे, तो उन्होंने अपने पकड़े तो उन्होंने अपने पकड़े, दोनों तरफ पकड़ते हैं। उन चाइनीज को भी यहां देवली रखा था हमने। खूब सारे चाइनीज अपने इस देवली कैंप में रखे। तो देवली कैंप बहुत फेमस रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन चला? उस भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने जितने बंदे पकड़े थे उधर भारत में, उन सबको देवली लाके बंद किया था। तो देवली कैंप बहुत फेमस रहा है। और देवली कैंप के लिए वैसा कैंप माना जाता है कि जो देवली कैंप में एक बार आ गया वो कभी वापस जिंदा। तो ये छावनी थी, साथ में अंग्रेजों की जेल थी, कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई ज्यादा बोलता तो उसको कहां लाके बंद किया करते थे? यहां पटक देते थे, इंडिया से बाहर। पर राजस्थान अपना इंडिया में तो आता नहीं था, तो इंडिया से बाहर ले जाके फेंको रहे इनको। तो कहां ले जाके छोड़ दो? देवली। तो देवली वाला कैंप याद रखना। वैसे भी याद रखेंगे कि भाई 1962 में युद्ध होता है, कई चाइनीज गिरफ्तार करके अपने कहां पर? राजस्थान में रखेंगे। कहां पर रखेंगे? देवली कैंप। कौन से कैंप में? याद रहेगी बात। कब हुआ चाइना के साथ युद्ध अपना? याद है वो तो? चल और सुनो, देखो बात। एक छावनी कौन सी होगी? नसीराबाद। एक कौन सी होगी? निम। अच्छा, मैं नसीराबाद की एक बात बताता हूं। कल मैंने आपको एक बात बताता है, रेजिडेंट फॉर राजपूताना पहला जो बंदा बना था उसका नाम क्या था? डेविड ऑक्टरलोन। कौन था? वो खुद कहां रहता था? दिल्ली। कहां रहता था? दिल्ली। कल मैं बता रहा था कि अंग्रेजों का और मराठों का पहले एक युद्ध हुआ था 3 में। कब हुआ था? 3 से 6, जब अपने किसके साथ संधि हुई थी? भरतपुर और अलवर। जब अंग्रेज और मराठे 3 में लड़ रहे थे, तब मराठों ने दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश की। मराठों ने कहां कब्जा करने की कोशिश की? तब दिल्ली को यदि किसी बंदे ने बचाया था तो वो बंदा था डेविड ऑक्टरलोनी।